भूतिया घर। इस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। एक दिन सेठ का बेटा उसके घर पर आता है और अपने पिताजी से कहता है कि पापा, मेरे सारे दोस्त बहुत से पुरानी जगह पर घूमने जाते हैं। आप मुझे कहीं पर घुमाने लेकर नहीं जाते। इस बार तो मैं आपके साथ घूमने जरूर चलूँगा। अगर आप मुझे घूमने नहीं लेकर जाएंगे तो मैं आपसे कभी नहीं बात करूँगा। इस बार तो आपको मेरे साथ घूमने चलना ही पड़ेगा। आप हमेशा झूठ कहते हैं। तभी उसकी मम्मी कहती है कि बेटा, तुम कहीं घूमने मत जाओ, क्योंकि वो बहुत भूतिया जगह है। वहाँ पर बहुत सी आत्माओं का साया रहता है। अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम्हें भी कुछ हो जाएगा और फिर मैं अकेले तुम्हें क्या करूँगी। तुम दोनों के जान का खतरा है। वहाँ पर तुम दोनों कहीं घूमने मत जाना, ठीक है? तभी सेठ कहता है, अजी छोड़ो ना, हमारा बेटा इतने दिन बाद हमसे कुछ मांग रहा है तो हमें एक बार उसकी ख्वाहिश तो पूरी कर ही देनी चाहिए। इस बार बेटे मैं तुम्हें जरूर से लेकर चलूंगा, तुम कोई चिंता मत करो। अब इस बार मैं तुमको भूतिया गांव में लेकर चलूंगा, जहां पर एक समय बहुत से गांव के निवासी मारे गए थे और अभी भी उस गांव में बहुत सी डरावनी घटनाएं घटती रहती हैं। तो तुम्हें मैं वहां पर लेकर चलूंगा और मैं तुम्हें भूतों की इस दुनिया को सैर कराऊंगा। अब तो तुम खुश हो ना बेटा, मैं तुम्हें कल जरूर से लेकर चलूंगा। अभी मैं तांत्रिक के पास जा रहा हूँ। इतना कहकर सेठ अपने घर से निकल जाता है और तांत्रिक के घर की ओर जाने लगता है। धीरे धीरे तांत्रिक के घर पर पहुंच जाता है और तांत्रिक से कहता है कि उसके पास जाता है और तांत्रिक से कहता है कि तांत्रिक बाबा, आप मेरे साथ चल सकते हैं क्या? तांत्रिक जी, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे बेटे को एक सन्नाटा गांव में घूमने का इच्छा कर रही है, तो मैं आपको वहां पर ले जाना चाहता हूँ ताकि मुझे और मेरे बेटे को कुछ ना हो। तभी तांत्रिक को लेकर सेठ अपने साथ चला जाता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। अपने घर पर पहुंच जाता है और फिर तांत्रिक को अपने घर के अंदर लेकर जाता है। जैसे ही तांत्रिक को अपने घर के अंदर लेकर जाता है तो उस अपने घर के अंदर जाते ही सेठ अपने बेटे और पत्नी को बुलाने लगता है। यहाँ पर आओ दोनों लोग, कहाँ पर रह गए, देखो मैं आज किसे लेकर आया हूँ। तभी उसका बेटा दौड़ते दौड़ते और उसकी पत्नी पीछे पीछे आते हैं और तांत्रिक कहता है कि बेटा, अब तुम कोई भी चिंता मत करो, मैं अपने साथ तांत्रिक बाबा को लेकर आया हूँ जो कि हम दोनों को कुछ भी नहीं होने देंगे। अब तुम हमारे साथ चल सकते हो, क्योंकि ये तांत्रिक बाबा चुड़ैलों को मार देते हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सोच लीजिए, क्योंकि वो गांव बहुत ज़्यादा ही भूतिया गांव है। वो सन्नाटा गांव ही बहुत लोगों को मौत के घाट उतार देता है। तभी ये सब सुनकर अपने बेटे को सेठ लेकर वहां से चला जाता है तांत्रिक के साथ और अपने घर से बाहर आता है। धीरे धीरे वो अपने गांव से छोड़कर बहुत पुराने कब्रिस्तान से गुजरने लगता है और कब्रिस्तान से गुजरते हुए वो अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। और भूतिया कब्रिस्तान से गुजरते हुए वो लोग सन्नाटा गांव में आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सेठ का बेटा बेहोश हो जाता है और सेठ बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। तभी तांत्रिक कहता है कि चुड़ैल, तू हमारा रास्ता मत रोक, वरना मैं तुझे मार दूंगा। तू अभी हमारे रास्ते को छोड़कर चली जा, वरना तेरा मरना निश्चित है। तभी चुड़ैल कहती है कि
घबराना तो तुम लोगों को चाहिए। मेरे गांव में आकर मुझे ही धमका रहे हो। रुको, अभी मैं तुम लोगों को मजा चखाती हूँ। तभी तांत्रिक और चुड़ैल में युद्ध हो जाता है और दोनों में बहुत देरी तक लड़ाई चलने लगती है और फिर जाकर तांत्रिक चुड़ैल को मार देता है और फिर वो तीनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं और अपने घर में चले जाते हैं। एक दिन की बात है, ये दादी जी रमेश के घर काम करवाने के लिए चली जाती हैं और गांव से गुजरते हुए वो बहुत तेजी से रमेश के घर की ओर जाने लगती हैं और रमेश के घर पहुंच जाती हैं। उसके घर जाने के बाद रमेश से कहती हैं कि रमेश बेटा, मेरे खेत की खुदाई करना है। मेरा खेत बहुत दिनों से खाली पड़ा है। क्या तुम मेरे खेत की खुदाई कर दोगे? मैं अपने बहुत घुटनों से परेशान हूँ। मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल से चल कर आई हूँ। क्या तुम मेरे खेत की खुदाई कर देते तो मुझे बहुत अच्छा हो जाता और मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए भी दे देती। तुम अगर तैयार हो मेरे खेत की खुदाई करने के लिए तो कल तुम मेरे खेत में आ जाना। मैं तुमको बता दूंगी कौन सा मेरा खेत है, कहाँ पर खोदना है। ठीक है बेटा? अब तुम्हारी मर्जी, जो करना है कर लेना बेटा। ठीक है दादी माँ, मैं आपकी खेत की खुदाई कल कर दूंगा। आप चिंता ना करें। आप बेफिक्र होकर यहाँ से अपने घर जाएं। आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके खेत की खुदाई कल शाम को ज़रूर कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी खाने के लिए आज घर पे कुछ नहीं है। मेरा बेटा कल से भूखा है, मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। अच्छा हुआ कि आप मेरे घर आ गए मुझे काम कर देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया अदा, मैं बहुत आपका आभारी रहूँगा दादी माँ। आपने मुझे काम दे दिया, मेरे घर में खाना हो जाएगा। तभी दादी माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और अपने घर की ओर निकल जाती हैं। तभी रमेश का बेटा कहता है कि पापा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। कल से पानी पी के मैं जी रहा हूँ। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता पिताजी। तभी रमेश कहता है कि बेटा तुम घबराओ मत, मुझे अब काम मिल गया है। अब तुम्हें मैं रोज खाना खिला सकूंगा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें अभी बाग में लेकर चलता हूँ। जंगलों में जो जहाँ पर बड़े बड़े फल उगे हैं वहाँ से तुम आज खाकर अपनी भूख को मिटा लेना। कल से तुम्हें मैं खाना दे दूंगा खाने के लिए। तुम थोड़ा भी चिंता मत करना बेटा। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मैं तुम्हारे लिए हूँ ना। इतना कहकर रमेश अपने बेटे को जंगल की ओर ले जाने लगता है और धीरे धीरे करके वह गांव से गुजरता है। गांव से गुजरते हुए वह अपने बेटे के बारे में सोचकर बहुत चिंतित हो रहा था। तभी वह उन दोनों एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत से फल थे। वह अपने बेटे को लेकर जाता है और अपने बेटे को फल खिलाता है और उसका बेटा सो जाता है फल खाकर। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आता है जो उन लोगों को देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता है, क्या मूर्ख व्यक्ति, तुझे ये नहीं पता ये कितना खतरनाक जंगल है। यहाँ पर कितने खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं। तुझे भी मार डालेंगे, तेरे बेटे को भी मार डालेंगे। यहाँ से चला जा। इतना कहकर तांत्रिक अपनी कुटिया की ओर निकल जाता है और तांत्रिक अपनी कुटिया की चला जाता है। तभी रमेश अपने बेटे को वहां से लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। रमेश अपने घर की ओर जा ही रहा होता है कि वह अपने घर में पहुंच जाता है। तभी वह अपने बेटे को उसके खाट पे सुताकर वहां से दादी माँ के घर चला जाता है। रमेश दादी माँ के घर में जा ही रहा होता है कि वे उनके घर पहुंचता है और देखता है दादी माँ वहां पर बैठी हैं। तभी रमेश उनके पास जाता है और कहता है, दादी माँ आपका कौन सा खेत खोदना था?
चलिए मुझे बता दीजिए, मैं आपका खेत खोद देता हूँ। मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं कल नहीं, मुझे आज ही आपका खेत खोदना है, क्योंकि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। दादी माँ ये सब बात सुनकर कहती है कि तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर दूंगी। तुम आराम से खेत में चलना। अभी तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बताओ। चलो अब हम दोनों यहाँ से खेत में चलते हैं। दादी माँ ये कहकर रमेश को अपने साथ लेकर खेत की ओर रवाना हो जाती हैं और गांव से गुजरते हुए वह खेत की ओर जाने लगती हैं। और फिर से वहाँ उनको एक तालाब वाला कुटिया मिलती है। वो उसे भी पार करते हुए धीरे धीरे से अपनी खेत की ओर पहुँच जाते हैं। खेत में जाते जाते रमेश के पैर से कुछ टकरा जाता है और रमेश उसे उठाता है तो देखता है वो एक सोने का थैला था। दादी माँ से पूछता है ये कौन सा है थैला। दादी माँ कहती हैं कि ये तो सोने का थैला है, इससे तो अब हम दोनों करोड़पति हो जाएंगे। अब तुम्हें खाने की कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो हम घर चलते हैं, इसमें से आधा आधा बांट लेंगे। इतना कहकर दादी माँ सोने का थैला रमेश के हाथ में देकर घर चले जाते हैं। गरीब माँ की अमीर बेटी। एक दिन रोशनी की दादी खाना बना रही थी, तभी रोशनी अपने दादी के पास जाती है और अपने दादी से कहती है कि दादी मैं शहर में पढ़ने जाना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। अगर मैं शहर में पढ़ने जाऊँगी तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा और हम सब इस टूटे से मकान में नहीं रहेंगे। हम लोग एक नया मकान खरीदेंगे और उसी में रहेंगे और फिर जाकर मैं वहाँ से आप नौकरी पा जाऊंगी तो आपको लेकर भी वहीं चलूंगी। ठीक है बेटा, तुम चले जाना, लेकिन मैं यहाँ पर अकेले पड़ जाऊंगी, मेरा ख्याल कौन रखेगा। तुम तो चली जाओगे पढ़ने के लिए, अगर यहाँ पर मुझे कुछ हो गया तो मैं तो रोज बीमार रहती हूँ। मेरे दवाई टाइम से मुझे कौन खिलाएगा बेटा। अगर तुम जाना ही चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मन लगाकर पढ़ना, किसी से कुछ मत कहना बेटा। तभी रोहिणी ये सब सुनकर अपने दादी जी की पैर छूने चली जाती है। अपने दादी की पैर छूने के बाद वह शहर की ओर रवाना हो जाती है और धीरे धीरे गांव से निकलकर कुछ घंटे बाद रोशनी शहर में पहुंच जाती है और शहर में गुजरते गुजरते वह अपने रूम की ओर बढ़ने लगती है और अपने रूम पर पहुंचने के बाद वह रूम पर पहुंच जाती है और अपने सोफे पर बैठ जाती है। 2 घंटे बाद वह स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए निकल जाती है और फिर वह स्कूल की ओर जाने लगती है। शहर से गुजरते हुए वह भीड़ भक्कड़ों वाली जगह से वह जा रही थी। तभी वह एक बहुत बड़े स्कूल के पास पहुंच गई और स्कूल में जाने के बाद वह स्कूल को देखकर बहुत खुश हो गई थी और कैबिन में जाने के बाद वो मैनेजर के पास गई और मैनेजर से बोला कि सर, मुझे एडमिशन करवाना था। मैं बहुत दूर से आई हूँ। मुझे आपके स्कूल में अगर एडमिशन मिल जाती तो मैं बहुत अपने आप को गर्व महसूस करती। सर, मुझे एक बार चांस दे दीजिए आपके स्कूल में पढ़ने का। तुम्हारा एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि एडमिशन फीस 2 लाख रुपए होती है बड़े स्कूलों में। अगर तुम्हारे पास 2 लाख रुपए है तो तुम देकर एडमिशन करवा सकती हो, अगर नहीं है तो फिर तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर रोशनी बहुत चिंतित हो जाती है और स्कूल से बाहर आ जाती है और अपने रूम की ओर जाने लगती है। तभी वह फिर से भीड़ और भक्कड़ों वाले जगह से गुजरते गुजरते बड़े बड़े बिल्डिंगों वाले शहरों से गुजर रही होती है और गुजरते गुजरते वह यह सोचती है कि अब मेरा क्या होगा,
अपने रूम पर पहुंचने के बाद उसे बहुत दुख हुआ और फिर वह बैठकर सोफे पर अपने माँ के बारे में सोचने लगती है और उसको घर की याद आ जाती है। तभी उसकी माँ गांव में डेड हो जाती है और फिर जाकर उसकी माँ को मरे देखकर पड़ोसन आके रोने लगती हैं और उन लोगों को रोते देख किसी ने उसकी बेटी को खबर कर दी और फिर उसकी बेटी यह बात सुनकर जल्दी से शहर से गांव की ओर लौटने की तैयारी करने लगी और फिर जाकर वह बिल्डिंगों वाले शहरों से गुजरते हुए अपने गांव की ओर जाने लगती है। धीरे धीरे कर कर वह अपने गांव की ओर आ जाती है और फिर अपने गांव से गुजरते हुए वह अपने घर की ओर जाने लगती है और अपने घर पर आकर अपनी माँ साल बाद की बात है, बहुत तेजी से रोने शादी कर और सेटल हो जाती है और तो अपने पति के साथ रहने लगती थी। एक दिन की बात है, रमेश अपने माँ के पास आता है और वहाँ पे खड़े होकर अपने माँ से कहता है कि माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और अब मैं शहर में कमाने के लिए जाने वाला हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज ही कमाने के लिए रवाना हो जाऊँ, क्योंकि घर के हालात देखकर मुझे अब और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। आप लोग इस गरीबी में कैसे जी रहे हैं मुझे पता है। बेटा, अगर तू कमाने के लिए चला जाएगा तो हम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? घर में अगर कोई परेशानी हुई तो हम दोनों कहाँ जाएंगे, किसको बुलाने जाएंगे? बेटा तुम ही बताओ, हम दोनों अकेले रहेंगे? कैसे रह पाएंगे अकेले? अगर तुम्हारे ठेर जाने का मन है तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम वहाँ पर जाने के बाद बहुत मन से काम करना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना बेटा, बहुत खराब जगह होती है उस शहर। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम वहाँ पर जाओ और अच्छे से मन लगाकर कमाना। अगर कोई भी तकलीफ और दिक्कत हो तो हमें फ़ोन करके ज़रूर बता देना बेटा, क्योंकि हमें भी तुम्हारी बहुत फिक्र होगी। तुम वहाँ पे चले जाओगे, तुम जाओगे तो हमें बहुत दुख होगा, लेकिन तुम्हें जाना ही पड़ेगा हम दोनों के लिए कमाने के लिए। अगर तुम नहीं जाओगे तो ऐसी भूखी हालत में हम कुछ दिन बाद सड़क पर आ जाएंगे बेटा। अगर तुम जाओगे तो पैसा भेजोगे तो बहुत मन से काम करोगे, तभी हम दूसरा और अच्छा मकान ले पाएंगे बेटा। तभी रमेश अपने माँ का और अपने पिताजी का पैर छूने लगता है और पैर छूने के बाद वे शहर में जाने के लिए रवाना हो जाता है और शहर की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे शहर में 2 दिन बाद वे शहर में पहुंच जाता है और शहर में पहुंचने के बाद वो अपने रूम की ओर बढ़ने लगता है और अपने रूम पे भी पहुंच जाता है। अपने रूम पे पहुंचने के बाद वो अपने घर पे फ़ोन लगाकर बात करने लगता है। अपनी माँ से फ़ोन में बात करता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं पहुंच गया हूँ, कोई भी चिंता हो मत लेना और कोई भी परेशानी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं यहाँ से पैसा भेज दूँगा। तुम दोनों लोग बहुत आराम से रहना, काम करने किसी का मत जाना, मैं जितना हो सके उतना मदद करूँगा। और फिर बैठ जाता है अपनी माँ के घर के हालातों के बारे में बहुत देरी तक सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ रमेश के घर आता है और आकर कहता है उसकी माँ से कि मेरे खेत का कर्जा कब दे रहे हो रमेश के बाबूजी? अगर मेरा कर्जा जल्दी नहीं लौटाए तो मुझे मजबूरन तुम्हारा घर हड़पना पड़ेगा, इतना तो तुम्हें पता ही है। कर्जा ना देने पर तुम्हारा घर तुमसे छिन जाएगा। तभी रमेश के बाबूजी खड़े होते हैं और कहते हैं, नहीं सेठ जी नहीं, ऐसा आप मत करिए, मुझे कुछ दिन के लिए मोहलत दे दीजिए, मैं आपका कर्जा अवश्य लौटा दूंगा। अगर आपका कर्जा नहीं लौटाता हूँ तो आप मेरा घर ले लीजिएगा, लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए टाइम दे दीजिए, मेरा बेटा कमाने गया है, कमा कर आएगा तो मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा। तभी रमेश की माँ कहती है कि हाँ सेठ जी, रमेश के बाबूजी सही कह रहे हैं,
मैं आपका कर्जा जरूर ही लौटा दूंगी, कुछ दिनों में, आप घबराइए नहीं। तभी सेठ ये सुनकर वहां से लौट जाता है अपने घर की ओर और उन दोनों उसे देखकर चिंतित हो जाते हैं। 2 साल बाद रमेश अपने घर आता है और अपने साथ एक लड़की को भी लेकर आता है और अपने बाबूजी से कहने लगता है कि बाबूजी, मैंने इस लड़के से शादी कर ली है। अब ये हमारे साथ, हम लोगों के साथ इसी घर में रहेगी और अब ये हमारे साथ इस घर में रहेगी और हम लोगों का हाथ बटाएगी और आप लोगों का सारा काम करेगी। आप लोगों को कुछ करना नहीं पड़ेगा, सभी काम ये कर सकती है। तभी उसकी माँ कहती है, नालायक, मैंने तुझे इसीलिए पैदा किया था कि तू जाकर अपने मन से शादी कर ले। तू तो वहाँ पर कमाने के लिए गया था, तो ये क्या कर लिया? क्या रे नालायक बेटे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू एक दिन इतना नीच काम कर देगा मेरे हम लोगों के साथ। तूने ये क्या कर दिया? अगर तुझे शादी ही करनी थी तो तू हम लोगों से बताता, हम दोनों तेरी शादी करा देते। लेकिन तुझे अपने से शादी करके आने की क्या जरूरत थी? तू तो कमाने गया था ना। तभी रमेश की पत्नी बाबूजी की ओर हाथ करके कहती है कि अरे ये बुढ़े, तू शांत रहे, तू ढेर मत बोल, तेरे पास हिम्मत है तो तुम दोनों इसी घर से अभी ही निकल जाओ। ये बात सुनकर उन दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और घर से तुरंत बाहर निकल। अमीर और गरीब का बंटवारा। एक दिन की बात है, सुनीता के ससुर जी का देहांत हो जाता है और उनके दोनों बेटे को बुलाया जाता है। वो दोनों अपने पिता को मरे देखकर बहुत तेजी से रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद की बात है, रमेश अपने बड़े भाई रोहन से कहता है कि भाई, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं शहर में जाकर काम करूँगा और वहाँ से पैसे भेजूँगा, तो तुम ये घर चलाना, ठीक है? और कोई भी तकलीफ हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना, मैं पैसा भेज दूँगा। मैं जाऊँगा तो 1 साल के बाद ही लौटूँगा, ठीक है भाई? इतना कहने के बाद रोहन घर से बाहर निकल जाता है शहर की ओर रवाना होने के लिए और वो शहर की ओर चला जाता है। तभी तभी रोहन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर कुछ मंगाना हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना, मैं वहाँ पर काम करूँगा, फिर वहाँ शाम के 6 बजे के बाद आऊँगा। मुझे बार बार परेशान मत करना फ़ोन करके कि ये सामान लाना है, सब्जी लाना है, ठीक है? इतना सब कुछ कहने के बाद रोहन ऑफिस की ओर निकल जाता है और धीरे धीरे ऑफिस की ओर जाने लगता है। उसकी पत्नी दोनों भाइयों को इधर उधर जाते देख बहुत टेंशन में हो जाती है। तभी उसका बेटा बाहर से खेलकर घर के अंदर आता है और अपने माँ से कहने लगता है कि माँ, मेरे सारे दोस्त स्कूल पढ़ने जाते हैं और आप मेरा भी स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। मैं भी स्कूल में पढ़ने जाना चाहता हूँ। अगर मैं पढ़ने जाऊँगा तो एक दिन मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊँगा और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। माँ, इस घर में हम अब और नहीं रह सकते। इस घर में बरसात के समय में इतना पानी भर जाता है कि हमें छत पर जाने पड़ता है और अगर मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर हो गया तो हम लोगों को नए घर खरीदने में आसानी होगी। इतना सब सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग कितने गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला कहाँ से करा दूँ? इतना सुनते ही सुनीता का बेटा गुस्से से बाहर की ओर जाने लगता है और बाहर की ओर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। घर में कोई भी काम हो करने के लिए अंदर चली जाती है। कुछ साल बाद की बात है, रमेश शहर से लौटकर अपने घर आता है। अपने साथ एक अपनी औरत को भी लेकर आता है। तभी जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, भैया भाभी इधर आओ, देखो मैं अपने साथ किसको लेकर आया हूँ। तभी उसके भैया भाभी आ जाते हैं। भैया देखो, मैं शादी कर लिया, ये मेरी पत्नी है और आज से ये इसी घर में रहेंगी। मुझे इससे प्यार हो गया था, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। ये मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है। तभी उसके भैया कहते हैं कि
छोटे तूने ये क्या कर दिया। दादाजी के मरने के बाद तूने तो अपना रंग और ढंग ही बदल डाला। शादी करनी होती तो तू मुझसे कहता, मैं तेरी शादी करवा देता। तू कहाँ से इसे उठा लाया। अभी जा और इसे वहाँ पर छोड़ कर आ जहाँ पर ये थी। अगर ये घर में रहेगी तो हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे, या फिर ये इस घर में रहे, या फिर हम दोनों इस घर में तीनों लोग रह सकते हैं। ये नहीं रहेगी इस घर में। तभी सुरेश अपने भाई से बड़ी आवाज में कहता है कि आप दोनों इस घर से निकल जाओ। ये सिर्फ आप दोनों का घर नहीं, अब हम दोनों का भी घर हो गया है। अगर आप इस घर में रहेंगे तो हम दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे। अगर आप दोनों यहाँ से चले जाए तो कृपया करके बहुत मेहरबानी हो जाएगी, और अभी इसी वक्त आप दोनों इस घर से बेदखल हो जाएं तो ही अच्छा रहेगा। तभी वो दोनों नाराजगी से इस अपने प्यारे से घर से बाहर की ओर चले जाते हैं और ये दोनों देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते